हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल मॉडल कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग नीट का सेकंड फिजिक्स का लेक्चर देखने वाले हैं, यूनिट और मेजरमेंट देखने वाले हैं। आप लोग यदि हमारे फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखे हैं तो एक बार आप जाइए हमारे प्ले स्टोर पर, फर्स्ट लेक्चर को देखिए तो आपको सेकंड लेक्चर ज्यादा समझ में आएगा। मैंने आपको इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था, आपको बताया था कि अपने पास जो 7 फंडामेंटल यूनिट होती है, अपने पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और क्या होती है अपने पास इनफाइनाइट डेराइव्ड क्वांटिटी होती है। मतलब अपने पास मूल राशियां क्या होती हैं 7 होती हैं और डेराइव्ड क्वांटिटी कितनी होती है इनफाइनाइट होती है। मूल राशियों में किसका किसका नाम मैंने आपसे लिया था, मैंने आपको बोला था जैसे लेंथ हो गया, क्या हो गया था अपने पास, जैसे अपने पास क्या हो गया लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया समझ लेना, करंट हो गया, ठीक है, और क्या हो जाएगा अपना ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो जाएगा, सिटी हो जाएगा, और क्वांटिटी ऑफ मैटर हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर। इतना चीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास, ये 7 हो गया। इसको आपको हिंदी में लिखना होगा तो आप क्या लिख सकते हो, लंबाई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है, द्रव्यमान हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा समय हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा बताओ ताप हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा करंट को विद्युत धारा या नॉर्मल धारा बोल दो, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को क्या बोलोगे ज्योति तीव्रता बोलोगे, ठीक है, तीव्रता हो जाएगा, और इसको क्या बोलोगे पदार्थ की मात्रा, क्या बोलोगे पदार्थ की मात्रा। अब मेरी बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। इतना अपने पास ये क्या होते हैं, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल, ठीक है ना, ये क्वांटिटी है, हो गया। ये 7 होती है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में मूल राशियां, क्या बोलते हैं मूल राशियां, ठीक है, ये 7 होती है। अब देखो आप क्या करोगे, हमेशा ये 7 के बाद जितना हो गया, जैसे वेलोसिटी हो गया, क्या हो गया वेलोसिटी हो गया, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा, वेग बराबर क्या हो जाएगा विस्थापन बटे समय हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो गया, एक क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी कितनी हो रही है 2 फंडामेंटल क्वांटिटी से ऑब्टेन हो रही है, इसीलिए डिराइव्ड क्वांटिटी, द डिराइव्ड क्वांटिटी ऑब्टेन 2 और मोर देन 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है ना। व्युत्पन्न राशियां 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी इज टोटली इंडिपेंडेंट, फंडामेंटल क्वांटिटी इज टोटली इंडिपेंडेंट। मूल जो राशियां होती हैं पूर्णतः स्वतंत्र होती है, किसी पे निर्भर नहीं करती हैं। दे आर 7, ये 7 होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती है, दे आर टोटली इंडिपेंडेंट, ये किसी पे आश्रित नहीं होती है। और व्हेन क्वांटिटी ऑब्टेन फ्रॉम 2 और मोर देन 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इसमें देख रहे हो वेलोसिटी जो वेग है वो क्या हो रहा है, एक क्या हो रहा है फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से बन गया, दूसरा बन गया टाइम से बन गया। तो ये कितने से बन रहा है 2 से बन रहा है, इसीलिए कौन सी क्वांटिटी है डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे आप आ जाओ ऐसे ही लिख लो डेंसिटी, क्या हो जाएगा डेंसिटी हो जाएगा। तो डेंसिटी को क्या लिखोगे मास अपॉन वॉल्यूम, क्या हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब क्या हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। इसको हिंदी में क्या बोलो घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन। तो मास 1 हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी, और वॉल्यूम 3 हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ ब्रेथ हाइट। तो लेंथ 1 हो गया, ब्रेथ 2 हो गया, और हाइट 3 हो गया, और मास 1। तो ये डेंसिटी कितने फंडामेंटल क्वांटिटी से ऑब्टेन हो रहा है 4 क्वांटिटी से हो रहा है, इसीलिए डिराइव्ड क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है डिराइव्ड। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखो टाइम एक क्वांटिटी हो गया, अब वेलोसिटी 2 हो गया, तो ये एक्सीलरेशन कितने क्वांटिटी से फंडामेंटल क्वांटिटी से ऑब्टेन हो रहा है 3 से हो रहा है, इसीलिए कौन सी क्वांटिटी है डिराइव्ड क्वांटिटी है। मतलब जब भी कोई क्वांटिटी 2 या 2 से अधिक क्वांटिटी से फॉर्म होती है उसे आप क्या बोलोगे डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी इनफाइनाइट होती है, जितने भी ये 7 के बाद क्वांटिटी होती है सभी डिराइव्ड क्वांटिटी व्युत्पन्न राशियां होती है, ठीक है ना। तो इन व्युत्पन्न राशियों को मेजर करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, और ये सिस्टम कितने होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है ना। पद्धतियां 3 प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है पद्धतियां 3 प्रकार की होती है। इनको मापने के लिए एक पद्धति बताया गया, तो याद रखिएगा पद्धतियां, ठीक है ना, पद्धतियां 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती। पहला MKS, हिंदी में भी आप यही बोलोगे मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, क्या बोलते हैं इसको मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। FPS मतलब फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको ब्रिटिश प्रणाली भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अपने को क्या क्या याद हो गया, ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। तो आप लोग क्या समझ गए कि वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं करती है, उन्हें
क्या बोलते हैं, मूल राशियां बोलते हैं। दिस क्वांटिटीज आर टोटली इंडिपेंडेंट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट, दे आर 7, और अपने पास 7 आप दिखाई दे दिया मैंने, क्या क्या आपको बता दिया। और ये क्या होते हैं, और जो क्या होता है, द क्वांटिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 और मोर देन 2 फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी ऑब्टेन्ड फॉर 2 और मोर देन 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड, क्या बोलोगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज। और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। जब भी आपको लेंथ आ जाए तो लेंथ में हम लोग क्या लेते हैं, ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेस, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सभी लेंथ के ही टर्म में आते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोगों ने समझ लिया। जब भी लेंथ को मेजर करना है SI में, तो इसको मीटर से, मास को किलोग्राम से, टाइम को सेकंड से, ठीक है ना। इस चीज को हमेशा ध्यान देना। मैंने आपको क्या समझा अभी, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जैसे MKS हो गया ना, MKS, ये याद रखिएगा, CGS, ठीक है ना। तो ये हमेशा किसको बताता है, लेंथ को बताता है। लेंथ मतलब दूरी, जब भी होगा दूरी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन। ये हमेशा मास को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, मतलब द्रव्यमान को बताता है, ठीक है ना। और ये हमेशा टाइम को बताता है। किसको बताता है, टाइम मतलब हमेशा समय को बताता है। हमेशा याद रखिएगा। कितने अपने पास सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, 3 होते हैं। वैसे तो कुछ लोग 4 भी बोलते हैं, लेकिन हमें 3 याद रखना है, MKS, CGS, FPS। क्या रखना है, MKS, CGS पे। sometime MKS सिस्टम इज मॉडिफाई एंड क्या हो जाएगा, MKSA, इसको क्या कर देगा, मॉडिफाई करके MKSA इज कॉल्ड SI सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है ना। कुछ समय बाद MKS को ही मॉडिफाई करके MKSA, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर सिस्टम कर दिया गया, जिसे क्या बोला गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या SI यूनिट बोला गया। इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जब भी लेंथ को मेजर करना है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, बार बार याद रखिएगा। लेंथ मेजर करना हो, ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, चाहे लंबाई, दूरी, विस्थापन, ऊंचाई, चौड़ाई, कुछ भी, उसको हमेशा मीटर से मेजर करना है, ठीक है ना। मास को हमेशा किलोग्राम से, टाइम को हमेशा सेकंड में। आपसे कोई चाहे SI पूछे चाहे MKS, दोनों एक ही होता है, केवल SI थोड़ा सा उससे बड़ा होता है, लार्ज होता है, ठीक है ना। तो हम याद रखेंगे SI और MKS एक ही होता है। तो हमें कभी कोई बोलेगा लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीटर से मेजर करना, मास को हमेशा किलोग्राम से, टाइम को हमेशा सेकंड से। और ऐसे ही CGS में आ जाओगे तो लेंथ को सेंटीमीटर से, मास को ग्राम से, और टाइम को सेकंड से। और ऐसे ही जब आ जाओगे FPS में, तो किसको आजकल देखते हो ना, जमीन आजकल जो लैंड होता है सिटी में, जो जमीन बिकती है वो वर्ग फीट में बिकती है। तो इसीलिए क्या बोलोगे, फीट। लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, FPS में फीट। और क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, पाउंड। मास का क्या हो जाएगा, पाउंड। और टाइम का ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट में टाइम का सेकंड होता है। आजकल देखते हो जब अपने बर्थडे पे आप केक लेने जाते हो, तो वो आपसे पूछता है शॉपकीपर, जो दुकानदार होता है, कि बेटा कितने पाउंड का केक चाहिए। या जो बॉर्न बेबी होता है, जो बच्चा, जब नवजात शिशु जो होता है, उसका जो वेट हम लोग मेजर करते हैं, पाउंड में मेजर करते हैं। तो अपने को समझ में आ गया इसका कहाँ पे यूज करना है, क्योंकि आज का बहुत बेसिक लेक्चर होने वाला है। यदि आज आप समझ गए तो थर्ड पॉइंट, हम जब इसके थर्ड लेक्चर में हम लोग यूनिट और डायमेंशन निकालेंगे, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उसका यूनिट और डायमेंशन निकालेंगे, तो मुझे आपको समझाने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब आइए, अब यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग 2 चीजों को समझेंगे। पहला तो अभी जो मैंने समझाया आपको, इसी को हम लोग समझने के लिए चलते हैं। पहले मैंने आपको बोल दिया, क्या बोला यहाँ पे, कि देखिए कभी भी चाहे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन हो, चाहे लेंथ, वाइड, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो, उसको मेजर करना है मीटर से। सिंबल स्मॉल है और डायमेंशन लेंथ का L हो जाता है। लेंथ का क्या हो जाता है, डायमेंशन L हो जाता है। जब भी आपको मास लेना हो तो मास को आप क्या करोगे, मेजर करोगे किलोग्राम से, और सिंबल में स्मॉल kg दोगे, और इसका डायमेंशन मास का कैपिटल M होता है, इसीलिए कैपिटल M यहाँ पे दे दोगे। टाइम आओगे, टाइम को आप किससे मेजर करोगे, सेकेंड से, और सिंबल में स्मॉल s दोगे, और इसका डायमेंशन कैपिटल T हो जाएगा जो होता है। आप आ जाओगे इलेक्ट्रिक करंट को, आप क्या बोलोगे, विद्युत धारा, और इसे किससे मेजर करोगे, एम्पियर से मेजर किया जाता है। इसे कैपिटल A से सिंबल दिया जाता है, और इसका डायमेंशन भी कैपिटल A हो जाता है। आप आ जाओ टेम्परेचर, जिसको आप ताप बोलते हो, मेजर किसे करोगे, केल्विन से। सिंबल में क्या दोगे, K, और इसका डायमेंशन K या थीटा हो जाता है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को क्या बोलोगे, ज्योति तीव्रता, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कैंडेला या CD हो जाएगा, और इसे CD से इंडिकेट कर दोगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, मोल, और सिंबल में स्मॉल MOL होगा, ठीक है ना, और डायमेंशन भी स्मॉल MOL होगा, ठीक है ना। ये 4 जो ऊपर के है बेटा, इसी को इट्स कॉल्ड SI सिस्टम। इसी को क्या बोलते हो, SI सिस्टम। MKSA को क्या बोलते हो, MKSA को अभी मैंने बताया था। MKSA को क्या बोलते हैं, इसका पूरा नाम मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर सिस्टम, इट्स कॉल्ड SI सिस्टम। sometime MKS सिस्टम इज मॉडिफाई एंड क्या जगह, न्यू टर्म इज ऑब्टेन, MKSA सिस्टम। मतलब कुछ समय बाद MKS सिस्टम को मॉडिफाई करके और न्यू टर्म में क्या पाया गया, MKS पाया गया, जिसे पूरा नाम होता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर सिस्टम, या इसे SI सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोला जाता है,
ठीक है, तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आइए, बस ये डायमेंशन हम लोग निकालेंगे तो हमें ये पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, तो आपसे मेरे भाई जरूर है कि इसको एक बार देख लीजिएगा। यदि आप देख लोगे तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बहुत ही इजी हो जाएगा, मतलब उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में और समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा समझते हैं और इसको हम लोग फिर समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद अपने को ध्यान देना है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट। पूरक मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल जिसको आप रेडियन से मेजर करते हो, सिंबल में आरएडी देते हो। दूसरा था सॉलिड एंगल जिसे आप इसे रेडियन यूनिट होता है और एसआर से इंडिकेट करते हो। मैंने आपको बताया था, इसका एग्जांपल बहुत अच्छा बताया था फर्स्ट लेक्चर में। मान लो अपने पास एक पिज्जा है और उसको हमारे पास मतलब हमारे जो सिस्टर है और ब्रदर है 4 है, तो एक को हमने एंगल यहाँ पे बांध लिया θ1 है, एक एंगल हमने बना दिया θ2 है और तीसरे का एंगल 3 है और θ4 है। देखो सभी का रेडियस सेम होगा, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है और ये L4 है। ये आर्क L1 L2 L3 L4 है, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हो फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू कोण इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। जानते हो कि नहीं, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल थीटा हो रहा है और आर्क कितना अपना, आर्क मतलब लेंथ मान लो L1 है और थीटा कितना हो जाएगा, रेडियस, सॉरी रेडियस अपना R हो जाएगा। तो L इज इक्वल टू इंटू आर इंटू थीटा होता है, ठीक है। आप समझो ये फॉर्मूला क्या हो गया, L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। देखो R तो सभी का कांस्टेंट होगा, रेडियस कांस्टेंट होता है। थीटा की वैल्यू जितना इंक्रीज होगा द वैल्यू ऑफ आर्क ऑलवेज भी इंक्रीज। तो L की वैल्यू उतना ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो बताओ यदि मुझे पिज्जा को 4 भागों में डिवाइड करना है तो आप कौन सा पिज्जा खाओगे। पिज्जा तो आप लोगों को बहुत पसंद है, तो आपको पता होगा कि जो ज्यादा थीटा एंगल जो ज्यादा फॉर्म्ड होगा वो हमें पार्ट उतना ही ज्यादा मिलेगा। देख रहे हो ये थीटा की वैल्यू, ये θ4 सबसे ज्यादा है, तो अपने को यहाँ पे जो देख रहे हो इसका लेंथ भी सबसे ज्यादा पार्ट किसको मिलेगा, θ4 को मिलेगा। तो जब बंटवारा होगा तो सबसे पहले आप कौन सा लेगो, यदि बंटवारा हो तो आप थीटा कौन सा लोगे, θ1 θ2 θ3 θ4। तो मुझे उम्मीद है आपसे कि आप θ4 को ही लोगे क्योंकि इसका आर्क ज्यादा होगा, मतलब ये आपको मैक्सिमम पार्ट आपको ऑब्टेन होगा। ऐसे मैंने आपको बताया था कि जो आइसक्रीम हम लोग खाते हैं तो आइसक्रीम कुछ कोन के शेप में होता है और यहाँ पे होता है। तो आइसक्रीम के ये जो पार्ट जहाँ पे फ्लेवर भरा होता है, कौन सा चॉकलेट फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर जो भी होता है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है इसे हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जो होता है बेटा हमेशा जो होता है क्लोज सरफेस में फॉर्म्ड होता है। जो बंद पृष्ठ होता है ना तो उसके अंदर जो बनाया गया कोण होता है उसे घन कोण बोलते हैं। क्लोज सरफेस के सेंटर पे स्मॉल सरफेस एरिया द्वारा जो एंगल फॉर्म्ड होता है उसे सॉलिड एंगल बोलते हैं। ये फिजिक्स में जब आप गॉस थ्योरम पढ़ोगे तो वहां पे ये एप्लीकेबल होगा। इसका यूज बहुत कम होता है लेकिन एंगल का यूज बहुत अपने मतलब बहुत हाई क्वांटिटी में इसका यूज होता है, ठीक है ना। तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। अब आइए इसके बाद हम लोग चलते हैं, आपको समझाने की कुछ कोशिश करते हैं। अब ये कन्वर्जन फैक्टर अपने को समझना है, ये क्या होता है, कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, इसको थोड़ा समझना है, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई भी जो क्वांटिटी होती है, देखो कोई भी जो क्वांटिटी होती है, जैसे फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है ना। और सीजीएस की यूनिट क्या होता है, डाइन। तो ये बोलता है कि ये जो कन्वर्जन यूनिट बोलता है, कन्वर्जन जो फैक्टर होता है कि जब तुम फोर्स को सीजीएस में, सीजीएस को डाइन में, मतलब फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन को डाइन में या डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो इनके न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो इसीलिए फॉर्मूला मान लो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और इसका यूनिट u1 है, और इसका मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करने पे n2 हो जाता है, यूनिट u2 हो जाता है। हो गया ना। तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 या n1 u इज इक्वल टू nu इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। या ऐसे ही बोल सकते हो कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ना वो यूनिट के यूनिवर्सली कांस्टेंट होता है। हमेशा याद रखना किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसकी क्या होता है, उसके क्या होता है, फिजिकल जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू होता है उसके यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके क्या होता है, भौतिक राशि के मात्रा के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो लिखा गया है ना, दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट्स। जैसे अब इसी को समझते हैं। अब 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, या 3.28 फीट के बराबर होता है, या 39.4 इंच के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये जो मीटर दिया है एसआई यूनिट हो गया, और 100 सेंटीमीटर दिया है सीजीएस हो गया, और ये एफपीएस हो गया। तो सभी जगह ये न्यूमेरिकल वैल्यू इनके बराबर है, कहीं भी चेंजिंग होने वाले नहीं है। जैसे आप लोग बताइए वर्क ऐसा यूनिट होता है क्या, जूल होता है। कितना होता है वर्क का, जूल होता है। और क्या होता है, ये अर्ग होता है। तो जब जूल को अर्ग में कन्वर्ट करोगे ना एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। शायद आप मेरे बातों को समझ रहे होंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ आपके पास न्यूमेरिकल लेके आए हैं, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप इसे और अच्छे से समझेंगे। अब देखिए बहुत अच्छे से समझना है अपने को।
अपने पास ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है बेटा, क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल, देखिए द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गिव इट्स वैल्यू इन क्या हो जाएगा, फीट पर सेकंड स्क्वायर। मैंने बताया कि ये यहाँ मीटर दिया है और ये फीट दिया है, मतलब ये एफपीएस में निकालना है। तो एफपीएस में हम लोग इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लॉन्ग मेथड भी होता है, लेकिन हम लोग लॉन्ग मेथड यूज नहीं करेंगे। अच्छा बताओ, अभी वी नो दैट, अभी मैंने सॉल्व किया, हम जानते हैं कि क्या आप जानते हो, वी नो दैट, आप जानते हो कि 1 मीटर में जो होता है ऑलमोस्ट 3.2 फीट होता है। कितना होता है, 3.2 फीट होता है। तो अब बताओ यहाँ पे हमें चेंज करना है, तो अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 9.8, और यहाँ पे क्या है अपना, यहाँ पे 9.8 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू 9.8 है, और यहाँ पे हमें फीट में निकालना है। तो हमें देखो, आप चाहे टाइम को एसआई में लिखो, एमकेएस, सीजीएस, सभी टाइम का सेकेंड ही होता है, अभी मैंने समझाया था। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे बताओ, 9.8 मीटर जो हो जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर के जगह पे 9.8 तो रहेगा, और जहां मीटर है तो 1 मीटर के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 3.2 लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा, फीट हो जाएगा, और ये पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका कन्वर्ट करवाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 32 पॉइंट समथिंग आता है, देख लेना, 32.14, 32 आता है, मुझे ये कंफर्म है। ये फीट पर सेकेंड हो जाएगा, इसका इंटू करवाओगे, ऑलमोस्ट ये जो हो जाएगा 32 क्या हो जाएगा, फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कितना जल्दी मैंने इसको चेंज कर दिया, और मैंने चेंज कहां से किया है, देखो अभी मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया है, क्या लगाया, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 9.8, इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हो गया। अब इसका देखो, इसका क्या हो जाएगा, देखो मैंने क्या बोला, n1u1, तो n1 9.8 हो गया, और u1 का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, n2 में बदलना है तो 9.8 रहेगा, और 1 मीटर में जो होता है 3.2 फीट होता है, तो फीट मैंने रखी और इंटू करवा दिया, निकला है। अब इसको भी आपको सॉल्व करके बताना है। अब देखो यहाँ पे सेम फॉर्मूला अपने को निकालना है, n1u1 इज इक्वल टू n2u2 निकालना है, ठीक है। अब बस ये याद होना चाहिए अपने, न्यूटन का सीजीएस यूनिट डाइन होता है, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, 1 मीटर स्क्वायर में 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 1 kg स्क्वायर में 10⁶ ग्राम स्क्वायर होता है। तो ये सब हमको लिख लेना और इसको डाटा को प्लेस कर देना है। मतलब हमको क्या याद रखना है, यदि आपको नहीं पता है तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू, सभी को पता होना चाहिए, 10⁵ डाइन होता है, नहीं तो मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगा। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है 10⁴ जो होता है क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार 1 kg स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁶ क्या हो जाएगा, ग्राम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सीजीएस में जब बदलोगे तो न्यूटन डाइन में जाएगा, और मीटर सेंटीमीटर में जाएगा, और केजी स्क्वायर ग्राम में जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि याद है अभी मैंने बताया था, एमकेएस बताया था, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस बताया था कि नहीं, एफपीएस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर किस में जाएगा, मीटर सीजीएस में सेंटीमीटर में जाएगा, ठीक है, और केजी किस में जाएगा, ग्राम में जाएगा, और न्यूटन डाइन में जाएगा। इतना समझ गए होगे। तो देखो n1 के जगह पे जो भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब जो भी लिखना है लिख लो, 6.67 इंटू 10⁻11 दिया है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन केजी स्क्वायर, ये अपना है। अब इसको चेंज करना है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो रहेगा ही, मतलब ये कितना न्यूमेरिकल वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। अब देखो 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा, तो 10⁵ हो जाएगा, इंटू में आ जाएगा, 10⁵ क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। और देखो 1 मीटर में कितना होता है, अभी समझाया, 10⁴ क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये अपॉन में लगा है, तो अपॉन में क्या है, केजी, तो 10⁶ क्या हो जाएगा, ग्राम स्क्वायर। अब जो कर जाए तो कर जाए। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 11 से ये क्या होगा, बेस इक्वल है ना, 10⁴ और 10 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो एक काम करो, 9 से ये 6 कट जाएगा, ये 10 देखो पॉजिटिव पावर को ऐड कर दो, तो 10 ये 5 हो गया, 10⁴ हो गया, 10⁹ हो गया, और 9 से 10⁻11 चला गया, तो 10 क्या बचा, -2, और ये ऊपर ये 6 है, माइनस है, ऊपर गया तो ये प्लस हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा अपने पास, 6.67 इंटू 10⁻² हो जाएगा, और ऊपर जाएगा ये प्लस है तो ऊपर जाएगा 10 क्या हो जाएगा, -6, और ये क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ये सेंटीमीटर, सॉरी न्यूटन नहीं होगा बेटा, ये न्यूटन तो मैंने कन्वर्ट कर दिया है, तो न्यूटन की जगह पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, डाइन हो जाएगा, ठीक है, डाइन, और क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो, तो 6.67 इंटू 10 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, ग्राम स्क्वायर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, 6.67 इंटू 10⁻11, और क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और इंटू क्या हो जाएगा,
kg स्क्वायर को जब कन्वर्ट करोगे तो यही वैल्यू आपकी आएगी। ठीक है, मैंने इसको डायरेक्ट मेथड से निकाल दिया इसको लॉन्ग मेथड भी होता है निकालने के लिए, तो ये वैल्यू अपना कैलकुलेट हो गया। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, और यदि आपको डाउट है तो आप लोग बताइए कमेंट करके। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो सारी चीजों को कंफर्म करेंगे। अभी मैंने शॉर्ट वीडियो आपको डाल के मैं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें और समझना है, समझ लीजिए। जैसे क्या होता है बीमिंग सूत्र क्या होता है, जैसे कोई भी भौतिक राशि है, कोई भी डायमेंशन क्वांटिटी है ना, तो उसका जो पावर लिखते हैं उसे बीमीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घातांक। जैसे मान लो मैं आपको समझाने के लिए, इसको समझाने के लिए मैंने बोल दिया, जैसे क्या कर दिया, मान लो किसी चीज का डायमेंशन क्या है, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2 है, तो इसका बीमी क्या हो जाएगा, इसका बीमा क्या हो जाएगा 1 2 -2, मतलब मास का जो डायमेंशन हो जाएगा केजी मास का डायमेंशन, द्रव्यमान का बीमा 1 हो जाएगा, लेंथ जो होगा लंबाई का बीमा 2 हो जाएगा, और जो टाइम होगा उसका बीमा -2 हो जाएगा। ठीक है, तो बीमा का मतलब समझ गए। जो कोई भी भौतिक राशि को जब हम क्या करते हैं उसके फंडामेंटल फॉर्म में लिखते हैं, उसके क्या करते हैं, उसके मूल वैल्यू में जब लिखते हैं, मूल राशि में जब उसे लिखते हैं, और उसका जो घात होता है उसे बीमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीमीय बोलते हैं। अब आ जाओ, बीमी सूत्र क्या होता है? द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज दैट एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट्स how and which of the base quantities are included that the quantity it is written the, ठीक है ना, include the system for the base quantity with the properly power of square brackets। ठीक है ना, ये लॉन्ग ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास इच क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बातों को सुनिए, ये डेफिनेशन आपको बहुत समझ में नहीं आया, मैं समझा दे रहा हूं। किसी व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के उचित घातों में व्यक्त करने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हो? बीमी सूत्र कहते हो। क्या बोलोगे? The derived quantities expressed in the term of fundamental quantity in the suitable power is called, क्या बोलोगे? Dimension formula। Dimension formula are always written m power a l power b t power c। हमेशा डायमेंशन फॉर्मूला को ये कैपिटल ब्रैकेट में और m पावर a l पावर b और t पावर c के फॉर्म में लिखा जाता है। मान लो जैसे मास का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो मास का m पावर 1 हो जाएगा, और l नहीं है तो 0 हो जाएगा, t पावर 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिया है, मास का डायमेंशन क्या होगा m, l नहीं है तो 0, t नहीं है तो 0, क्योंकि किसी भी चीज का पावर 0 होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। किसी मैंने क्या बोला, क्या बोला, इफ derived quantity in the if derived quantity written in the term of fundamental quantity is called, क्या बोलोगे, is called डायमेंशन फॉर्मूला। व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के उचित पदों में या उचित घातों में व्यक्त करने की क्रिया को क्या बोलते हो? बीमी सूत्र बोलते हो। तो ये आपका बहुत बेसिक सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। अब आइए यहाँ पे समझते हैं, ये चीजों को हमें समझना है, और इसी के साथ हम अभी आगे चलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो यहीं पे हम लोग इसके साथ आगे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आइएगा, समझिएगा। मैंने क्या बोला, बीमी समीकरण किसी भौतिक राशि के उसके आयामी सूत्र के साथ बराबर करके समीकरण को आयामी समीकरण कहा जाता है। ठीक है ना, मतलब डायमेंशन बीमी इक्वेशन जो डायमेंशन इक्वेशन क्या बोलता है कि कोई जो समीकरण है उसका एलएचएस का टर्म आरएचएस के टर्म के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, बराबर करके चला जाता है। ठीक है ना, ये देख लीजिएगा। जैसे देखिए आपका फोर्स का डायमेंशन हो गया mlt पावर -2। ठीक है ना, तो mlt पावर -2 में देखो यहाँ पे जो मास है उसका डायमेंशन कितना है 1, और यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन 1 है, और टाइम का डायमेंशन t है। देख रहे हो यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान का डायमेंशन 1 है, और लेंथ का 1 है, और टाइम का -2 है। ठीक है ना, तो मैंने आपको लगभग आज छोटा मोटा एक अपना जो भी है एक लेक्चर दिया है। थर्ड लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन ये सेकंड जब आपसे बनेगा तभी आपसे थर्ड बन पाएगा। ठीक है, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग इतना अपना समय दिए,